आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इतनी जल्दी गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी इजराइल में प्रधानमंत्री बदल रहे हैं, क्योंकि नफ्ताली लेपिड की विदाई के बाद फिर से इजराइल की सत्ता पर तानाशाह का कब्जा हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं बेंजामिन नेतन्याहू की। जिस तरीके से वो फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म करते हुए दिखाई दिए, उससे पूरी दुनिया की जो मुस्लिम कंट्री है वो पूरी तरीके से घेराबंदी करती हुई इजराइल की दिखाई दे रही है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि हमास की और तालिबान के नेताओं की मुलाकात हुई, जहां तालिबान ने सबसे बड़ा मुद्दा अगर इस्लामिक मुल्कों का बताया तो वो फिलिस्तीन के मुद्दे को बताया, और इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बातें तालिबान के नेताओं की तरफ से कही गई। तो वहीं लगातार हमास भी कड़े शब्दों में चेताता रहा है, तो वहीं ईरान भी लगातार इजराइल के खिलाफ बिगुल फूंकता हुआ दिखाई देता है। तो वहीं लेबनान और तमाम मुल्क जो हैं इजराइल को आईना दिखाने का काम करते रहे हैं। और ऐसे में अब एक और मुस्लिम देश जिसने पूरी तरीके से आईना दिखाने का काम कर दिया है इजराइल को, जहां लेबनान ने पूरी तरीके से इजराइल के हौसले को बुरी तरीके से पस्त कर दिया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। क्या कुछ कदम लेबनान की तरफ से उठाया गया, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। लेबनान के इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन हिजबुल्लाह ने साबित कर दिया कि जब कभी भी लेबनान की केंद्रीय सरकार को देश हित को पूरा करने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ी तो वे सबसे पहले मैदान में मौजूद रहा और पूरी ताकत के साथ देश की जनता के हितों की रक्षा की है। इस नियम से संयुक्त गैस फील्ड भी अलग नहीं है। काफ़ी समय से ये बात सामने आ रही थी कि भूमध्य सागर के पश्चिम क्षेत्र में गैस का बड़ा भंडार पाया जाता है, और इसी आधार पर इजराइल और लेबनान सरकार ने शुरू से ही इस क्षेत्र में गैस निकालने का प्रयास शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि इसका परिणाम ये निकला कि इसी इलाके में कारिश और काना गैस फील्ड का पता चला। ये गैस फील्ड संयुक्त सीमा पर स्थित है, इसलिए इजराइल और लेबनान सरकार के बीच इस गैस फील्ड के विभाजन को लेकर तलवारें खिंच गईं। इजरायली कभी भी इस गैस फील्ड पर लेबनान के मालिकाना हक को स्वीकार नहीं करता था, और ना ही वे इस मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार नहीं था। लेबनान सरकार को हालिया वर्षों में इस विषय को लेकर बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें आर्थिक संकट, ऊर्जा विशेषकर गैस की कमी का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि लेबनान सरकार ने इजराइल को मनाने के लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों का सहारा लिया, लेकिन ये सारे प्रयास विफल हो गए। और साथ ही इजराइल ने गर्मी के मौसम में इस गैस फील्ड से गैस निकालने की संभावना की बात तक कह डाली। लेबनान सरकार की कमजोरी को भांपते हुए हिजबुल्लाह ने मैदान में उतरने का फैसला किया, और हाल ही में हिजबुल्लाह गैस फील्ड के विभाजन की वार्ता पर इजराइल की अनदेखी के बाद बिना हथियारों वाले 3 ड्रोन कारिश गैस फील्ड की ओर रवाना किया, ताकि इजराइल को एक धमकी भरा संदेश दिया जा सके। आखिरकार इजराइल भी हिजबुल्लाह के इरादे को भांप चुका था, और उसमें हिजबुल्लाह से लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह गैस फील्ड के विभाजन की वार्ता करने पर तैयार हो गया। लेबनान सरकार और इजराइल के बीच वार्ता के कई चरणों के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति हो गई है। इस सहमति के आधार पर 23 नवंबर सीमावर्ती लाइन दोनों पक्षों के बीच बनाई गई, और इस सीमा के आधार पर कारिश गैस फील्ड का पूरा नियंत्रण इजराइल को दे दिया गया, जबकि काना गैस फील्ड लेबनान सरकार के कब्जे में चली गई। लेकिन इस योजना पर काम करने वाली कंपनी को इजराइल को हर्जाना देना होगा। इस गैस फील्ड पर लेबनान सरकार का नियंत्रण बहुत बड़ी कामयाबी समझी जा सकती है। आपको बता दें कि चरमपंथी नेता
बेंजामिन नेतन्याहू कट्टरपंथी ज़ायोनियों के समर्थन से सत्ता में फिर से वापस आ गया है, जिससे आंतरिक स्तर पर भी पूरे इलाके की सतह पर भी कुछ चिंताएं पैदा हुई हैं। ज़ायोनी शासन की चुनाव कमेटी ने संसदीय चुनावों के नतीजों का ऐलान कर दिया था, जिसके अनुसार नेतन्याहू के अलायंस को 120 में से 64 सीटें मिली। 14 सीटें तो उन ज़ायोनियों को मिली हैं जो अपने चरमपंथी विचार के लिए बदनाम हैं। यही वजह है कि ज़ायोनी शासन के भीतर भी और इलाके में भी इसके बुरे परिणाम को लेकर चिंता है। नस्ल परस्त तत्वों को सत्ता में पहुंचाने की आशंकाओं के आधार पर अरब नेता ये बयान दे रहे थे कि हालात खराब होने वाले हैं। इमारात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद ने, जिन्होंने सितंबर 2020 में इजराइल के साथ संबंध बहाली का समझौता किया था, नेतन्याहू से अपनी मुलाकात में कह चुके हैं कि अगर उनकी कैबिनेट में चरमपंथी ज़ायोनियों को जगह मिली तो ये गहरी चिंता की बात होगी। इसका मतलब ये है कि इजराइल में चरमपंथियों की वजह से वे अरब नेता भी परेशान हैं, जो इजराइल से रिश्ते रखने में कोई बुराई नहीं समझते। ज़ायोनी शासन के चुनावों का जो परिणाम सामने आया है, उससे यकीनन फिलिस्तीनियों के रेजिडेंसी में भी मजबूती आएगी। इतमार बिन गफीर जैसे ज़ायोनी चरमपंथी अरबों के दुश्मन हैं और बयान दे चुके हैं कि अवैध रूप से कब्जे के लिए गए फिलिस्तीनी इलाकों में जितने भी अरब हैं उन्हें वहां से निकाल दिया जाना चाहिए। इस तरह के तत्वों का नेतन्याहू की कैबिनेट में शामिल होना, जो खुद भी अपने चरमपंथी विचारों और झूठे बयानों के लिए जाने जाते हैं, कारण बनेगा कि फिलिस्तीनियों पर हमले और तेज हो गए। इसके नतीजे में फिलिस्तीनियों का प्रतिरोध भी व्यापक होगा। फिलिस्तीनी प्रशासन में प्रधानमंत्री पद संभाल रहे मोहम्मद अश्तिया ने चुनावों के नतीजों पर कहा कि ज़ायोनियों ने लगातार बढ़ते चरमपंथ को देखते हुए इसी परिणाम की संभावना थी। शेरों का कच्छार या अरिनल असूद नाम से फिलिस्तीनी संघर्षकर्ताओं का एक मजबूत संगठन वेस्ट बैंक के इलाके में बन चुका है, जिसने अपनी कार्रवाइयों से पूरे इजराइल में हड़कंप मचा दिया है। नेतन्याहू की सरकार बनने का एक संभावित नतीजा यह भी हो सकता है कि लेबनान और ज़ायोनी शासन के बीच समुद्री सीमा को लेकर जो समझौता हुआ है वह निरस्त कर दिया जाए। यह समझौता हाल ही में बैरूत और तेल अबीब के बीच हस्ताक्षर के चरण से गुजरा है, जिसे लेबनान और हिजबुल्लाह की बड़ी कामयाबी माना जा रहा था। जहां इजरायली प्रधानमंत्री लिपिड ने इसे ऐतिहासिक समझौता कहा, वहीं नेतन्याहू ने कहा कि सत्ता मिलने के बाद वे इस समझौते को निरस्त कर देंगे, क्योंकि ये इजराइल के घुटने टेकने की कहानी है। नेतन्याहू ने कहा कि मैं ये समझौते के साथ वही करूंगा जो मैंने ओस्लो समझौते के साथ किया था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता में वापसी हुई है, और जब इजराइल हिजबुल्लाह के सामने, लेबनान जैसे देश के सामने घुटने टेक रहा है, तो वो उस फैसले को निरस्त कर देने पर तुले हैं, क्योंकि दुनिया यूक्रेन और रूस के जंग से जूझ रही है, क्योंकि अमेरिका का पूरा समर्थन जो है वो यूक्रेन के साथ है। तमाम हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को दी जा रही है, और ऐसे में अगर इजराइल कोई हरकत करता है और किसी देश पर हमला करता है तो यकीनन सी बात है कि जंग चलेगी, और जब जंग चलेगी तो इसमें अमेरिका का किरदार किस तरीके से इजराइल के साथ होगा और इजराइल को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तस्वीरें भी लोगों के सामने आ जाएंगी। मैं इजराइल और लेबनान से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।